हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर समटाइम्स मेक यूज़ ऑफ फेराइट कोर्स बिकॉज इट हैज़ इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में हम फेराइट कोर्स का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। जैसे जनरली क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का होता है। बट इस केस में हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में हमने क्या यूज़ किया है, फेराइट कोर्स का यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? बिकॉज इट हैज़ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाँ, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होती है। हाई रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही है, इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। और लो कंडक्टिविटी होती है। हाई रेजिस्टेंस बोलो या लो कंडक्टिविटी बोलो, बात एक ही है। हाई हिस्टेरेसिस रॉन्ग, ये हाई हिस्टेरेसिस नहीं होते हैं। और लो परमिएबिलिटी, इसकी हाई परमिएबिलिटी होती है। यानी कि फेराइट कोर की क्या रहेगी, हाई परमिएबिलिटी रहेगी और लो हिस्टेरेसिस लॉसेस रहेंगे। और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होने से कोई हमें बेनिफिट नहीं है इसके हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की तरह यूज़ करने में। हाई रेजिस्टेंस होने से क्या फ़ायदा होगा कि इसमें एडी करंट लॉसेस मिनिमाइज़ हो जाएंगे और आयरन लॉसेस भी जो होते हैं हमारे मिनिमाइज़ हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोनिक्स इन ट्रांसफार्मर रिजल्ट्स इन। हार्मोनिक्स की वजह से ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इंक्रीज्ड कोर लॉसेस, बिल्कुल सही है। इंक्रीज I2R लॉसेस, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन सर्किट, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। हार्मोनिक्स अगर ट्रांसफार्मर में आ रहे हैं तो उसकी वजह से सब लॉसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और यहाँ एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी, अप्लाइड फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे एडी करंट लॉसेस, जो एडी करंट लॉसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे और हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। दैट मीन्स आयरन लॉसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे हमारे। और आउटपुट वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट एट हाफ लोड, कॉपर लॉस विल बी। हमारे कॉपर लॉस क्या होते हैं, I2R लॉसेस को हम कॉपर लॉस बोलते हैं। अगर करंट को हाफ कर देंगे तो लॉसेस क्या हो जाएगा, जैसे अभी मान लो I की जगह I/2 कर दूंगा तो I²/4R हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स से रिड्यूस हो जाएंगे। तो 1600 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है हमारा, 400। तो राइट आंसर वुड बी 400। क्वेश्चन नंबर 4, पावर ट्रांसफार्मर आर जनरली डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड। पावर ट्रांसफार्मर किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दे, तो उनको नियर फुल लोड के लिए डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, टू ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दीज ट्रांसफार्मर डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पिडेंस विच रिजल्ट्स इन। अगर ट्रांसफार्मर का इम्पिडेंस इक्वल नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर हमने उनको पैरेललिंग तो कर लिया और वो इक्वल है, मतलब KVA रेटिंग या MVA रेटिंग जो है उनकी इक्वल है, बट अब उनको लोड पे डालेंगे तो उनका जो लोडिंग रहेगा वो उनके प्रोपोर्शन टू देयर KVA रेटिंग नहीं रहेगा। अगर उनका इम्पिडेंस इक्वल नहीं है, लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर KVA रेटिंग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफार्मर कूलिंग ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज़ टेकन केयर ऑफ बाय विच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब कि इसमें यह पूछा गया है कि जैसे हमारा एक ये बेल टैंक रहता है ट्रांसफार्मर में और एक यहाँ कंजर्वेटर टैंक रहता है और ये इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब हीटिंग होगा, अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल कहाँ चला जाएगा, इसमें कंजर्वेटर के अंदर चला जाएगा। और अगर टेम्परेचर डाउन होगा यानी ठंडा होगा तो ऑयल वापस से इसके अंदर आ जाएगा बेल टैंक में। तो ये कौन इसको कंपनसेट कर रहा है, इसको हमारा कर रहा है कंजर्वेटर टैंक। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांसफार्मर लैमिनेशंस आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ट्रांसफार्मर को हम किस तरीके से बनाते हैं, थिन शीट ऑफ सिलिकॉन स्टील से। थिन स्टील कोर को किस तरीके से बनेगा, ट्रांसफार्मर का जो कोर रहेगा वो हमारा किसका बनेगा, थिन शीट ऑफ सिलिकॉन स्टील। और उनको हम क्यों बनाते हैं थिन, इनकी जो थिकनेस रहेगी सिलिकॉन स्टील की जो शीट रहेंगी उनकी रहेगी 0.35 mm टू
0.5 mm रहेगी। और इन सभी जो शीट्स हैं इनको लेमिनेट्स कर दिया जाता है, लेमिनेशन किया जाता है। और वो लेमिनेशन किससे किया जाता है? थिन कोट ऑफ वार्निश उनके ऊपर लगाई जाती है ताकि ओवरऑल एरिया रिड्यूस हो जाए। एरिया रिड्यूस होगा तो एडी करंट लॉसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे हमारे। ठीक है, एडी करंट लॉसेस भी एरिया पे डिपेंड करते हैं ओवरऑल, तो हमारे एडी करंट लॉसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, और सिलिकॉन क्यों यूज़ करते हैं हम इसे? क्योंकि सिलिकॉन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो हिस्टेरेसिस कर्व होता है वो उसका एरिया कम होता है। BH कर्व जो होता है हमारा वो एरिया कम होगा, तो एरिया कम होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होंगे। तो इसीलिए हम इसमें सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में शीट बनाने के लिए या कोर बनाने के लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि सिलिकॉन का क्या यूज़ है। सिलिकॉन का यूज़ है, हम सिलिकॉन स्टील का यूज़ है उसके हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए। और थिन शीट ऑफ अगर हम ट्रांसफार्मर थिन शीट ऑफ लैमिनेट्स यूज़ कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि एडी करंट लॉसेस हमारे मिनिमाइज़ हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ वाइंडिंग्स इज़ यूज्ड इन 3-फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर? हमारे पास 2 तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। जैसे इस तरीके का एक कोर हम डिज़ाइन किस तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तो हो गया शेल टाइप और दूसरा हो गया कोर टाइप। शेल टाइप में क्या रहेगा? हमारे जो लैमिनेट्स बनेंगे वो हम बनाएंगे इस शेप में, ई शेप में। जैसे हमारा ई शेप का एक जैसे लैमिनेट्स बना इस तरीके से, फिर दूसरा भी ई शेप का बनेगा एक इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से बनता है। मैं इसको सही से बना नहीं पा रहा हूँ। ई शेप का बनता है, ई शेप के बनेंगे जैसे इस तरीके से बना। और फिर दूसरा भी जो बनेगा वो इस तरीके से रखा जाएगा इसके ऊपर, और फिर ऐसे और इस तरीके से बन जाएगा। हाँ, इस तरीके से बनेगा। ये ई शेप का बन गया। और यहाँ पर हम इस जगह जो एरिया बचा उस तरीके से हम यहाँ पर वाइंडिंग करेंगे, सेंटर में वाइंडिंग करेंगे। मतलब ओवरऑल ऐसा बन जाएगा हमारा। ये सब क्या रह जाएगा? कोर रह जाएगा। ये सब क्या रह जाएगा? कोर रह गया। ठीक है, ये सब कोर हो गया। और यहाँ पे हम वाइंडिंग कर लेंगे इस जगह, इस तरीके से वाइंडिंग हो गई। तो इस तरीके का हो गया एक अरेंजमेंट। और दूसरा अरेंजमेंट कैसा रहेगा? जैसे इस तरीके से कोर बनाया हमारा, ये कोर रहा। ठीक है, और उसके ऊपर इस तरीके से वाइंडिंग कर ली, एक प्राइमरी कर ली और एक सेकेंडरी कर ली। ठीक है, तो ये 2 तरीके के अरेंजमेंट रहते हैं। इसमें से अब कोर कौन सा हुआ? कोर अरेंजमेंट ये होता है कोर। ठीक है, ये कोर वाइंडिंग हो गया। ठीक है, और ये हो गया शेल वाइंडिंग, ये हो गया शेल। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि द ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज़ यूज्ड इन 3-फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो इसमें हम सैंडविच वाइंडिंग, सैंडविच टाइप रहता है शेल टाइप में, सैंडविच। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, हम सप्लाई कहाँ देते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट हमें ट्रांसफार्मर का करना है तो प्राइमरी के अंदर हम सप्लाई वोल्टेज देंगे प्राइमरी के अंदर, ताकि सेकेंडरी के अंदर हमारा जो प्राइमरी के अंदर सप्लाई देने से क्या रहेगा? प्राइमरी इज सप्लाइड विद द रेटेड वोल्टेज। प्राइमरी के अंदर सप्लाई देने से क्या होगा कि हमें उतना ही इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये मान के चलिए कि ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक अमीटर लगाएंगे और एक सप्लाई देंगे और वोल्ट मीटर भी इसके अक्रॉस लगाएंगे। और वोल्ट मीटर भी अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है ताकि इसके अंदर हम ये चेक कर सकें कि कितना आयरन लॉसेज हो रहे हैं, कितने लॉसेज हो रहे हैं। उनको कैलकुलेट करने के लिए हम ये ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर द पावर सप्लाई इन इंडिया। इसमें से कौन सी स्टैंडर्ड वोल्टेज की हमारी सप्लाई नहीं है? हमारे 11 kV स्टैंडर्ड है, 33 kV स्टैंडर्ड है, 66 kV भी स्टैंडर्ड है, 122 kV स्टैंडर्ड नहीं है, 132 kV स्टैंडर्ड होती है। यानी कि 11 के मल्टीपल्स में मैक्सिमम चलता है हमारे ये है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।